सो फाइनली काफ़ी दिनों के बाद आज इस वीडियो में मैं आपसे एक बहुत ही फेमस कॉन्स्पिरेसी के बारे में बात करने वाला हूं, जिसे डीपॉपुलेशन एजेंडा के नाम से जाना जाता है। और साथ ही साथ हम इस बेहद मिस्टीरियस मॉन्यूमेंट जॉर्जिया गाइडस्टोन को भी काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली मैं ये पूरी वीडियो डीपॉपुलेशन एजेंडा पर ही बनाने वाला था, लेकिन मैंने सोचा कि भाई चलो पहले जॉर्जिया गाइडस्टोन का मामला क्लियर कर लिया जाए। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि मैं आज एजेंडा 21, सिम्पसन्स, यूनाइटेड नेशंस, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन कीप वॉचिंग। तो पहले आप ये जान लें कि डीपॉपुलेशन एजेंडा आखिर है क्या। इन शॉर्ट, ये डीपॉपुलेशन एजेंडा ग्लोबल एलिट्स का बनाया एक सोचा समझा प्लान है, जिसके तहत इस दुनिया की ह्यूमन पॉपुलेशन को यानी इंसानी आबादी को रिड्यूस करने की कोशिश की जा रही है। अभी शायद आपको इस बात पर यकीन ना हो, लेकिन ये सच है और इसीलिए इस वीडियो में आपको इसके रिगार्डिंग कई सारे एविडेंसेस देने वाला हूँ। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं जॉर्जिया गाइडस्टोन के साथ। तो ये है क्या? जॉर्जिया गाइडस्टोन बेसिकली 5 पत्थर के टुकड़ों से बना एक स्ट्रक्चर है, एक मॉन्यूमेंट है जिसे 1980 में बनाया गया था और ये अमेरिका के एक स्टेट जॉर्जिया में लोकेटेड है। अब कमाल की बात यह है कि आज तक किसी को भी ये मालूम नहीं हो पाया है कि इस मॉन्यूमेंट को बनवाया किसने है और इसे बनवाने का मकसद क्या था, और ना ही इसके बारे में कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन मौजूद है। अब अगर आप थोड़ा गौर करें तो यहाँ इन पत्थरों पर कुछ गाइडलाइंस लिखी हैं, जिन्हें खास तौर पर हम इंसानों के लिए एक मैसेज के तौर पर लिखा गया है। असल में जो गाइडलाइंस यहाँ पर लिखी गई हैं, उनके जरिए डायरेक्टली न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को प्रमोट किया जा रहा है। और अगर आप इन गाइडलाइंस को पढ़ेंगे तो यहाँ पर कहा गया है कि इस दुनिया को जल्द से जल्द इस वर्ल्ड ऑर्डर की ज़रूरत है। तो आइए ज़रा हम इन गाइडलाइंस के ऊपर एक नज़र डालते हैं। इन गाइडलाइंस को 10 अलग अलग पॉइंट्स में लिखा गया है, जहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है मेंटेन ह्यूमैनिटी अंडर 500 मिलियन इन परपेचुअल बैलेंस विथ नेचर, जिसका मतलब है ध्यान रखो कि इंसानों की आबादी इस दुनिया में 50 करोड़ के अंदर ही हो। अब अगर हम दुनिया की करंट आबादी देखें यानी करंट पॉपुलेशन देखें, तो अभी इस वक्त दुनिया भर में करीब 7 बिलियन लोग रह रहे हैं। 7 बिलियन का मतलब 700 करोड़। और अब दुनिया की बात छोड़िए, अगर हम सिर्फ इंडिया की ही बात करें तो अकेले इंडिया की आबादी 125 करोड़ है, और यहाँ पर पूरी दुनिया की आबादी को 700 करोड़ से सिर्फ 50 करोड़ पर लेके आने की बात हो रही है। तो अब सवाल आता है कि ऐसा होगा कैसे और करेगा कौन? तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ऐसा यूनाइटेड नेशंस करेगा, बल्कि वो लोग ऐसा कर रहे हैं। अब कैसे और क्यों, इस सवाल का जवाब मैं आपको आगे सबूत के साथ दूंगा, लेकिन अभी के लिए हम आगे कंटिन्यू करते हैं। दूसरा पॉइंट है गाइड रिप्रोडक्शन वाइजली, इम्प्रूविंग फिटनेस एंड डाइवर्सिटी, जिसका मतलब है सोच समझकर बच्चे पैदा करो। ये लाइन असल में चाइल्ड बर्थ लॉ के बारे में लिखी गई है। आपको शायद मालूम है ये बात कि ऑलरेडी आज के टाइम पे ही कई सारी कंट्रीज़ में एक कानून बना दिया गया है कि आप 1 या 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, चाइना में एक लॉ है, एक कानून है जिसका नाम है 1 चाइल्ड पॉलिसी। इस पॉलिसी के तहत आप 1 से ज़्यादा बच्चे नहीं कर सकते, सिर्फ 1। और अगर आपने इस लॉ को तोड़ा तो आपके ऊपर फाइन लगेगा, जो कि आपके हाउस होल्ड इनकम से 3 से 10 गुना तक ज़्यादा हो सकता है। और यहाँ इस गाइडलाइन में इसी कानून को पूरी दुनिया में लागू करने की बात हो रही है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट है यूनाइट ह्यूमैनिटी विद अ लिविंग न्यू लैंग्वेज, मतलब इंसानों को एक नई लैंग्वेज दो, एक ऐसी लैंग्वेज जिसे सब बोल सकें। अब अगर आपको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी होगी तो आप समझ गए होंगे कि जॉर्जिया गाइडस्टोन पर लिखी ये बात सीधे सीधे एक 1 वर्ल्ड लैंग्वेज की ओर इशारा है, जो कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के 5 स्टेजेस में से एक है। और ये 5 स्टेज कुछ इस तरह से हैं। पहला, 1 वर्ल्ड गवर्नमेंट, जिसके तहत एक नई गवर्नमेंट स्टैब्लिश की जाएगी। Binding ourselves to international rules over the long term enhances our security. दूसरा, 1 वर्ल्ड करेंसी, जो कि एक नई डिजिटल करेंसी होगी जिसे पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाएगा। तीसरा, 1 वर्ल्ड लैंग्वेज, इस स्टेज में एक नई लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करवाई जाएगी जिसे ग्लोबल स्केल पर पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाएगा। चौथा, 1 वर्ल्ड लीडर, जो कि एंटी क्राइस्ट का रूलिंग पीरियड होगा। और पांचवा, 1 वर्ल्ड रिलीजन, एक नया ग्लोबल रिलीजन। चौथा पॉइंट, रूल पैशन, फेथ, ट्रेडिशन एंड ऑल थिंग्स विद टेम्पर्ड रीजन, लोगों की चाहत, ईमान और परंपरा को अपने कंट्रोल में रखो। पांचवा पॉइंट, प्रोटेक्ट पीपल एंड नेशंस विद फेयर लॉ एंड जस्ट कोर्ट्स, लोगों की और अपने कंट्री की प्रोटेक्शन सही कानून के साथ करो। छठा पॉइंट, लेट ऑल नेशंस रूल इंटरनली रिजॉल्विंग एक्सटर्नल डिस्प्यूट्स इन अ वर्ल्ड कोर्ट। ये असल में वो पॉइंट है जहां पर एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाने की बात की गई है। और इन गाइडस्टोन्स की ये गाइडलाइन भी सीधे सीधे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के पहले स्टेज 1 वर्ल्ड गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखी गई है। जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे बताया, 1 वर्ल्ड गवर्नमेंट के मुताबिक इंटरनेशनल लेवल पर एक अलग नई गवर्नमेंट बनाई जाएगी जिसका कंट्रोल दुनिया की हर कंट्री पर होगा। और यहाँ इस पॉइंट में इसी वर्ल्ड गवर्नमेंट को स्टैब्लिश करने की बात हो रही है। और अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है कि ऐसी कोई 1 वर्ल्ड गवर्नमेंट जैसी कोई चीज़ होती भी है नहीं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ लिंक्स दिए हैं, आप उन्हें चेक कर ले, वहाँ से आपको इसके रिगार्डिंग कई सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सातवां पॉइंट, अवॉइड पेटी लॉज एंड यूजलेस ऑफिशियल्स, बेकार कानून और बेकार ऑफिसर्स को अवॉइड करो।
8वां पॉइंट, बैलेंस पर्सनल राइट्स विद सोशल ड्यूटीज़, लोगों के हक को उनके सामाजिक ड्यूटीज़ के साथ बैलेंस करो। 9वां पॉइंट, प्राइज ट्रूथ, ब्यूटी, लव, सीकिंग हार्मनी विद द इनफाइनाइट, सच्चाई, खूबसूरती, प्यार को इनाम दो। 10वां पॉइंट, बी नॉट अ कैंसर ऑन अर्थ, लीव रूम फॉर द नेचर, लीव रूम फॉर द नेचर, दुनिया पर बोझ बनकर मत रहो, प्रकृति के लिए, नेचर के लिए जगह छोड़ो। तो ये है जॉर्जिया गाइडस्टोन्स की 10 गाइडलाइंस। अब एक और कमाल की बात यह है कि इन 10 गाइडलाइंस को इन चारों पत्थरों पर 8 अलग अलग भाषाओं में लिखा गया है। एक साइड पर इंग्लिश में, दूसरे साइड पर अरेबिक में, इसी तरह से फिर संस्कृत में, हिब्रू में, स्पेनिश में, फिर रशियन में, चाइनीज में और स्वाहिली में। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि दुनिया के ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मैसेज को पढ़कर समझ सकें। साथ ही साथ इस जॉर्जियन गाइडस्टोन में 2 और अजीब चीज़ें भी देखने को मिली हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ अगर आप इसके सेंटर स्टोन पर नजर डालेंगे, यानी इसके बीच के पत्थर पर नजर डालेंगे, तो यहाँ पर एक छेद बनाया गया है जिसके थ्रू देखने पर आप सीधे नॉर्थ स्टार को देख सकते हैं। साथ ही साथ इसके टॉप स्टोन पर भी एक होल बनाया गया है जो कि एक एस्ट्रोनॉमिकल कैलेंडर की तरह काम करता है। हर शाम जब सूरज की रोशनी इस छेद के थ्रू गुजरती है तो वो रोशनी इसके सेंटर स्टोन पर लिखे नंबर्स पर उस दिन की तारीख को हाईलाइट करती है। अब आप शायद ये सोच रहे होंगे कि क्यों मैं इन चीज़ों को हाईलाइट कर रहा हूँ। उसकी भी एक वजह है। आपको शायद मालूम होगी ये बात कि एंशियंट टाइम में काफ़ी सारे लोग सोलर इवेंट्स जैसे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सोलर सॉल्स्टिस और सोलर इक्विनॉक्स जैसी चीज़ों में काफ़ी यकीन रखा करते थे। और सिर्फ यकीन ही नहीं बल्कि ये लोग इन सोलर इवेंट्स को एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट किया करते थे। फॉर एग्जाम्पल, एक एंशियंट मेसो अमेरिकन सिविलाइजेशन के लोग जिन्हें मायाज के नाम से जाना जाता था, ये मायास खासकर सूरज ग्रहण के दिन ह्यूमन सैक्रिफाइस परफॉर्म किया करते थे, जहां पर ये किसी दूसरे जिंदा इंसान का दिल निकाल लिया करते थे। और ये डेफिनेटली एक इनह्यूमन पेगन कल्चर ही था। अब अगर हम वापस आए इन जॉर्जिया गाइडस्टोन्स पर, तो यहाँ भी हमें ऐसे ही कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं, क्योंकि यहाँ जिस सेंटर स्टोन की मैंने बात की, इस सेंटर स्टोन में भी बहुत ही एक्यूरेसी के साथ ये छेद बनाया गया है ताकि इसके थ्रू इसी तरह के सोलर इवेंट्स जैसे सोलर इक्विनॉक्स और सोलर सॉल्स्टिस को मार्क किया जा सके। ये सोलर इक्विनॉक्स क्या है, पहले मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। सोलर इक्विनॉक्स एक ऐसा पीरियड ऑफ टाइम है जब अर्थ का इक्वेटर सूरज के सेंटर से होकर गुजरता है, और ये सोलर इक्विनॉक्स साल में सिर्फ 2 बार आता है। और इस होल के थ्रू आप सोलर इक्विनॉक्स के दिन उगते हुए सूरज को ठीक बिल्कुल अपने आंखों के सामने देख सकते हो। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। इस स्ट्रक्चर को जानबूझकर इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि इसके थ्रू इन चीजों को देखा जा सके। और इस चीज से ये बात साबित होती है कि जिस भी शख्स ने जॉर्जिया गाइडस्टोन्स को बनवाया है वो शख्स भी इन एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स में यकीन रखता था। और ये बिल्कुल हो सकता है कि इन गाइडस्टोन्स को इसी तरह के रिचुअल्स जैसे ह्यूमन ब्लड सैक्रिफाइस वगैरह को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता हो। बल्कि मैं ये कहूँगा कि इन जॉर्जिया गाइडस्टोन्स को आज भी ब्लड सैक्रिफाइसिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अब मैं इतना बोल्ड क्लेम क्यों कर रहा हूँ और कैसे कर रहा हूँ, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन गाइडस्टोन्स के टॉप पर अजीबोगरीब निशान पाए गए हैं जो कि दिखने में बिल्कुल ब्लड यानी खून के निशान लग रहे हैं। जी हाँ, 2015 में एक प्रवीण मोहन नाम के शख्स इन्हीं गाइडस्टोन्स के आसपास में अपना रिमोट ड्रोन उड़ा रहे थे, और उसी दौरान जब वो अपना ड्रोन इन स्टोन्स के बिल्कुल ऊपर ले गए तो वहाँ उन्हें ये खून के धब्बे देखने को मिले। प्रवीण का कहना है कि कुछ वक्त पहले वहाँ के एक लोकल चर्च के पादरी ने वार्निंग दी थी कि ये गाइडस्टोन्स उस जगह पर ब्लड सैक्रिफाइसेस को बढ़ावा देंगे। उस पादरी का कहना था कि ये मॉन्यूमेंट एक किस्म का अकॉल्ट स्पॉट है, एक ऐसी जगह है जिसे पेगन रिचुअल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर आप इल्यूमिनाटी या स्कल एंड बोन्स या फ्री मैसनरी जैसे सीक्रेट सोसाइटी से थोड़े भी वाकिफ हो तो आपको ये बात पता होगी कि इन सीक्रेट सोसाइटीज में भी ह्यूमन सैक्रिफाइसेस परफॉर्म किए जाते हैं। और क्योंकि इन जॉर्जिया गाइडस्टोन्स पर जिस तरह की बातें लिखी गई हैं, जैसे डीपॉपुलेशन के जरिए इंसानों की आबादी कम करना, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और वन वर्ल्ड गवर्नमेंट को स्टैब्लिश करना, इस तरह की बातें, ये सबूत है कि इन जॉर्जिया गाइडस्टोन्स का इल्यूमिनाटी के साथ कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। वरना आप मुझे बताओ कि यहाँ ये खून के निशान आए कैसे। अब अगर आप सोच रहे हो कि हो सकता है किसी ने ऐसा अफवाह उड़ाने के लिए किया हो, तो आप नोट करें कि ये स्ट्रक्चर 20 फीट लंबा है। और दूसरी बात, ये जॉर्जिया गाइडस्टोन्स हर वक्त सिक्योरिटी गार्ड्स के निगरानी में होते हैं। अगर आप इन स्टोन्स के आसपास कोई भी ऐसी हरकत करते हो तो आप पकड़े जाओगे। यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है वो पुलिस और अथॉरिटीज की जानकारी में एक ऑर्गेनाइज्ड रिचुअल सेरेमनी के तौर पर हुआ है। खैर, अब मैं वापस से आपको इन पत्थरों पर लिखी उन 10 गाइडलाइंस के ऊपर लेकर आना चाहूँगा। तो यहाँ हमने देखा कि इन गाइडलाइंस के पहले पॉइंट में दुनिया की ह्यूमन पॉपुलेशन को कम करने की बात की गई है। पर सवाल यह है कि सिर्फ लिख देने से क्या होता है, ऐसा करेगा कौन? तो पीछे मैंने आपको बताया कि ऐसा यूनाइटेड नेशंस करेगा, लेकिन कैसे और क्यों, ये अब मैं आपको बताता हूँ। 23 अप्रैल 1993 को यूएन यानी यूनाइटेड नेशंस ने ग्लोबली एक प्लान लॉन्च किया था जिसका नाम है एजेंडा 21। इस एजेंडा 21 के अकॉर्डिंग यूनाइटेड नेशंस का टारगेट है एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हासिल करना। इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जरिए यूनाइटेड नेशंस का मकसद है एक ऐसी दुनिया बनाना जहां पर सभी लोगों को साफ पानी, साफ हवा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीज़ें दुनिया में रह रहे सभी लोगों को मिल सके।
सुनने में तो चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हासिल करने के लिए हमें इस दुनिया की ह्यूमन पॉपुलेशन को कम करना होगा। और ये खुद यूनाइटेड नेशंस की तरफ से पब्लिकली डिक्लेयर्ड है, कुछ भी छुपा हुआ नहीं इस बारे में। आप चाहे तो खुद भी सर्च करके इस बारे में इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। कई सारे रिसर्चर्स का कहना है कि इस एजेंडा 21 के जरिए यूनाइटेड नेशंस और कुछ ग्लोबलिस्ट इस दुनिया की 95% आबादी को ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि उनके मुताबिक इस दुनिया में सिर्फ 5% लोग ही जिंदा रहने के काबिल है। बाकी के 95% लोग यूजलेस ईटर्स हैं, जो कि सिर्फ इस दुनिया के नेचुरल रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे हैं। अब अगर एविडेंसेस की बात की जाए कि क्या ये सारी बातें सच है, क्या यूनाइटेड नेशंस वाकई में इस प्लान पर काम कर रहा है, तो इसका एक बड़ा ही पक्का सबूत है मेरे पास यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं। इसे मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा इन केस यू वांट टू चेक इट योरसेल्फ। तो यहाँ अगर आप इसके सेक्शन 19/2 के पेज 16 पर आएंगे तो यहाँ पर आपको एक बहुत ही क्लियर स्टेटमेंट देखने को मिलेगा। द करेंट डिक्लाइन इन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट्स मस्ट बी फर्दर प्रमोटेड थ्रू नेशनल एंड इंटरनेशनल पॉलिसीज दैट प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एटसेट्रा एटसेट्रा। इसका मतलब है अभी इस वक्त वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ में जो गिरावट आई है, उस गिरावट को नेशनल एंड इंटरनेशनल पॉलिसीज़ के जरिए बनाए रखना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि दुनिया भर में इकोनॉमिक डेवलपमेंट फैल सके। अब ये बात आप भी समझ गए होंगे कि अगर आपको दुनिया की पॉपुलेशन कम करनी है तो पहले आपको पॉपुलेशन बढ़ने से रोकना होगा, और यही काम ये लोग कर रहे हैं। एजेंडा 21 एक्चुअली एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें कई सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए, तो मैं इसके रिगार्डिंग एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ। और शायद आप सोच रहे होंगे कि भाई इंडिया के साथ तो उल्टा केस चल रहा है, यहाँ तो और तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ रही है। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आप बाकी के फॉरेन कंट्रीज पर नजर डालेंगे तो वहाँ पर बहुत तेज़ी से पॉपुलेशन ग्रोथ कम हो रही है। A government report out Thursday shows America's birth rate is the lowest it's been in 30 years. The downward trend will leave a smaller share of young workers paying into Social Security and Medicare. The number of babies born in Korea hit a record 17-year low for the month of February, prompting fresh concerns about the country's chronically low birth rate. क्योंकि इसके पीछे कई सारे फैक्टर्स हैं, और इन्हीं फैक्टर्स को डिस्कस करने के लिए मैं एजेंडा 21 पर एक नई वीडियो बनाने की बात कर रहा हूँ। खैर, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर जॉर्जिया गाइडलाइंस के पत्थरों पर लिखी गई बातों का कोई मतलब नहीं है, तो आखिर क्यों यूनाइटेड नेशंस इन गाइडलाइंस को फॉलो कर रहा है? इसका मतलब है कि यहाँ पर जो बातें लिखी गई हैं उन्हें सोच समझ कर लिखा गया है और उनका हमारी असलियत के साथ लेना देना है। खैर, अब हम आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने कभी सिम्पसन्स का नाम सुना है? सिम्पसन्स एक कार्टून टीवी शो है जिसे 1989 में शुरू किया गया था। अब कमाल की बात यह है कि ये कोई मामूली कार्टून शो नहीं है, और यही वजह है कि मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि इस कार्टून शो ने कई सारी प्रेडिक्शंस की हुई हैं। प्रेडिक्शंस का मतलब किसी इंसिडेंट या किसी हादसे के होने से पहले ही उसके बारे में बता देना कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो खैर, मैं आपको इसी सिम्पसन्स के कुछ प्रेडिक्शंस के एग्जांपल देने वाला हूँ। इबोला वायरस एक काफ़ी खतरनाक वायरस था जो कि 2014 में अफ्रीका में काफ़ी वाइड स्प्रेड हो गया था, जिस वजह से वहाँ काफ़ी सारे लोग इस वायरस से बीमार होकर मरे भी थे। अब हुआ ये कि इस 2014 के हादसे को 17 साल पहले यानी 1997 में ही सिम्पसन्स के एक एपिसोड जिसका नाम लिसा सैक्स था, उसमें प्रेडिक्ट कर दिया गया था कि एक इबोला नाम की बीमारी फैलने वाली है। इसी तरीके से सिम्पसन्स ने अपने एक बार्ट टू द फ्यूचर के एपिसोड में डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने को 17 साल पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि ये अमेरिका के प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। ऐसे ही और भी कई सारे प्रेडिक्शन सिम्पसन्स ने की हुई हैं। अगर आप यूट्यूब पर सिर्फ सिम्पसन्स प्रेडिक्शन लिखकर सर्च भी करोगे तो आपको इंस्टेंटली काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी इसके रिगार्डिंग। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस डीपॉपुलेशन एजेंडा की वीडियो में मैं सिम्पसन्स के बारे में आपको क्यों बता रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि इसी सिम्पसन्स के एक एपिसोड में डीपॉपुलेशन एजेंडा को भी प्रेडिक्ट किया गया है। जी हाँ, कई सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट, रिसर्चर्स और डॉक्टर्स का ये मानना है कि अथॉरिटीज़ की तरफ से जो वैक्सीन हमें दी जाती हैं, जैसे पोलियो वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, इन वैक्सीन्स में डिफरेंट टाइप के टॉक्सिक केमिकल्स एडेड होते हैं, जिनकी वजह से हम इंसानों में अलग अलग तरह की बीमारियां फैल रही हैं और लोगों की मौत हो रही है। और ठीक बिल्कुल इसी चीज़ को सिम्पसन्स ने सालों पहले अपने एक द फूल मोंटी नाम के एक एपिसोड में प्रेडिक्ट किया है, जिसमें यह दिखाया जाता है कि कुछ पावरफुल एलीट्स आपस में एक सीक्रेट मीटिंग करते हैं और एक आर्टिफिशियल बीमारी को जानबूझकर पब्लिक के बीच फैलाने की बात कर रहे होते हैं।